आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकंड आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू का। आई इन द स्काई इसका टाइटल है। थोड़ा सा अलग थीम का आर्टिकल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कुछ नया आप सीखोगे, मुश्किल आपको लगेगा पढ़ने में, लेकिन आपका पढ़ने का अंदाज कैसा होना चाहिए जैसे टॉपर्स का होता है। मैं हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँगा, लेकिन उसकी ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर को आपको अलग से लेकर के समझाऊंगा। अगले आधे घंटे में आप जो भी सीखो वीडियो के लास्ट में इस क्विज़ पे अप्लाई करना। 5 क्वेश्चन हैं इसमें, 4 क्लोज टेस्ट के, 1 वन वर्ड का। पूरे मन से सीखो, खुद से देखो इस क्विज़ को, है ना, अटेम्प्ट करो। वीडियो के लास्ट में जब मैं सोल्यूशन करवाऊँ तब अपने मार्क्स को चेक करो, आपको कितने मार्क्स मिले, आपने कितना सीखा, है ना। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है आई इन द स्काई। देखिए आई का मतलब है आँख या आपकी नज़र, और इन द स्काई मतलब आसमान पे, बादलों में। कह रहा है आपकी नज़र हमेशा आसमान की तरफ होनी चाहिए, आपको हमेशा प्रोग्रेस करना है आगे। और किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है इसरो के हिट्स और मिसेस की। इसरो आप जानते हैं इंडिया की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। और हिट्स एंड मिसेस का मतलब होता है, हिट मूवी सुना ना आपने, सक्सेसफुल मूवी, सुपर हिट मूवी। हिट वो है जो सक्सेस है, जो कामयाब है, और मिस का मतलब है जो फेलियर है, नाकामयाब है। कह रहा है ये इसरो की कामयाबी और नाकामयाबी की बात कर रहा है। आप कितना भी नाकामयाब हो लो, लेकिन जो आपने कामयाबी अभी तक छुई है ना, आपकी नज़र हमेशा आसमान में होनी चाहिए, आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। ऐसा ही इसरो से कह रहा है। समझ गए इसके टाइटल को? चलिए अब डिटेल में देखते हैं क्या कामयाबी और क्या नाकामयाबी इसके टाइटल पैराग्राफ से। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। अगर आप इन सेशंस को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता है कि वर्कशॉप की तरह मैं लाता हूँ। 4-5 घंटे की पढ़ाई आप आधे घंटे में कर लेते हो मेरे साथ। कह रहा है इसरो मस्ट ओपन itself to public gaze and not shy away from sharing its successes and failures। कह रहा है जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसके आगे द लगना चाहिए, लेकिन ये टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल्स के अंदर अक्सर ग्रामर के रूल्स को हम मिस कर देते हैं। वैसे तो होना चाहिए द इसरो। कह रहे जो द इसरो है ना, इसको ओपन करना चाहिए, अपने आप को खोलना चाहिए पब्लिक की निगाह के सामने, पब्लिक की गेज के सामने। इसरो को लोगों का सामना करना चाहिए बड़े गर्व के साथ, है ना, छुपना नहीं चाहिए लोगों से। और कह रहे नहीं होना चाहिए शाय अवे फ्रॉम। शाय अवे फ्रॉम वही होता है किसी से शर्माना, किसी को अवॉइड करना या छुपने की कोशिश करना। कह रहे इसरो को छुपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या शर्माना नहीं चाहिए शेयर करने से अपनी कामयाबियों और नाकामयाबियों को। तो अगर आप नाकामयाब होते हैं उस वक्त भी आप गर्व के साथ पब्लिक को फेस करें और बताएं कि ये हमारी नाकामयाबी है और इस वजह से हुई है, अगली बार हम आपको कामयाब होकर दिखाएंगे, बजाय पब्लिक से शाय अवे फ्रॉम करने के, पब्लिक से बचने के। समझ गए? इसरो की 2 वर्ब्स आई हैं। पहली है मस्ट ओपन और दूसरी वर्ब है एंड कंजंक्शन के बाद मस्ट शाय अवे फ्रॉम, है ना, नोट लगा हुआ बीच में। शाय अवे फ्रॉम मतलब किसी से बचना, शर्माना, इवेड करना, अल्यूड करना, अवॉइड करना या वार्ड ऑफ करना। ये वार्ड ऑफ आप आगे देखेंगे, फ्रेजल वर्ब है, शाय अवे फ्रॉम का ही सिनोनिम है। इवेड, अल्यूड, अवॉइड सब बताते हैं किसी चीज़ से बचने को, किसी चीज़ को जो है अवॉइड करने को। गेज का मतलब होता है निगाह, और कैसी निगाह? स्क्रूटनी भरी, वॉच। जब आप किसी चीज़ को गेज करते हैं ना तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। तो पब्लिक की गेज का मतलब है पब्लिक की स्क्रूटनी या पब्लिक की निगाह। चलिए अब ये काम करेंगे, सारे के सारे जो है वोकैबुलरी वर्ड्स इस आर्टिकल में यूज़ हुए हैं अच्छे वाले, मैं उनको आपको अलग से लेकर के समझा देता हूँ ताकि आर्टिकल पढ़ते हुए आपको डिस्टर्बेंस बीच में ना हो, है ना, फ्लो बने। ये वोकैब शीट है हमारी, पिछले सारे वर्ड्स जो आप सीख रहे हो इस शीट में आपको मिलेंगे। जाओ अभी टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर लो, पूरी शीट आपको वहाँ मिल जाएगी। देखिए आज हमारे पास 3-4 वर्ड्स हैं नए। पहला वर्ड है एनस्यूइंग, दूसरा वर्ड है एनश्राउड, तीसरा है सेल्वेज और चौथा है इंडिजीनियस। चारों ही अजीब से वर्ड्स हैं, मेरे ख्याल से एक आधा ही आपको आता होगा, है ना। एनस्यूइंग का मतलब क्या होता है? रिजल्टिंग या रिजल्टेंट। जो चीज़ फलस्वरूप निकल कर के आए वो कहलाती है एनस्यूइंग। आपकी हार्डवर्क और फिर उससे हुई सफलता, तो ये सफलता हार्डवर्क की एनस्यूइंग है, हार्डवर्क के फलस्वरूप है। समझ गए ना? पहले आपने मेहनत की फिर सफलता मिली, तो सफलता हार्डवर्क के लिए एनस्यूइंग है। मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। द पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स एंड द एनस्यूइंग अनएम्प्लॉयमेंट हैव रूइंड द होल इकॉनमी। कह रहे पैंडेमिक की वजह से लगे हुए, इंड्यूस किए हुए जो लॉकडाउन्स हैं और उसके फलस्वरूप आने वाली जो बेरोजगारी है, उन्होंने बर्बाद कर दिया है, रूइन कर दिया है। और किसको? पूरी अर्थव्यवस्था को। तो पहले लॉकडाउन लगा
और लॉकडाउन के फलस्वरूप जो बेरोजगारी आई, एनस्यूइंग अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए ना? तो ऐसे आप एनस्यूइंग नाम के वर्ड को यूज़ करें। इसको आप कॉन्सिक्वेंट और सब्सिक्वेंट भी बोलते हैं। ये एनस्यू नाम की वर्ब से बनकर बना है। एनस्यू वर्ब का मतलब होता है बाद में आना। जैसे मंडे आता है संडे के बाद, तो मंडे संडे को एनस्यू करता है। समझ गए ना? एनस्यूइंग। चलिए अगला वर्ड है एनश्राउड। श्राउड का मतलब होता है कपड़ा, जनरली यूज़ करते हैं अपने कफन के लिए। कफन सुना ना आपने? कफन जो होता है मुर्दे पे डालते हैं, उसको श्राउड बोलते हैं। एनश्राउड का करने का मतलब क्या है? एक वर्ब बना दिया हमने कफन नाम के नाउन का। इसका मतलब है किसी चीज़ को ढक देना, हाइड कर देना, कंसील कर देना, किसी चीज़ के ऊपर पूरी तरह से मिस्ट्री बना देना। आपको समझ में नहीं आया ये है क्या? हिज बैकग्राउंड हिज एनश्राउडेड इन मिस्ट्री। उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है एनश्राउडेड है, ढका हुआ है मिस्ट्री में, रहस्य में। किसी को नहीं पता वो कहाँ से आया, क्या करता है, क्या नाम है उसका, है ना? किसी को कुछ भी उसके बारे में मालूम नहीं है। बैकग्राउंड इज एनश्राउडेड इन मिस्ट्री। इसको कंसील करना बोले, श्राउड नाम के नाउन से बना है। श्राउड मैंने आपको बता दिया, कफन को श्राउड बोलते हैं इंग्लिश में। हमारा अगला वर्ड है सेल्वेज। सेल्वेज को अगर हिंदी में बोले ना तो बोलते हैं बीनना या बटोरना। जैसे आपका नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा, अब आपने क्या उस नुकसान में से थोड़ा बहुत जो बटोर सकते हो बटोरने की कोशिश की, तो आप सेल्वेज करने का काम कर रहे हो। सारा तो नहीं बचा पाए, लेकिन जो बचा कुछ आप बचा पाए ना, वो सेल्वेज कर रहे हो। तो उसको सेव या रेस्क्यू बोलते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, सिर्फ बचा कुचा सेव करना है, रेस्क्यू करना। द पीएम इश्यूड अ स्टेटमेंट टू सैल्वेज द रेपुटेशन ऑफ द स्कैंडल हिट पार्टी। पीएम साहब ने इश्यू किया एक स्टेटमेंट को बचाने के लिए बची कुची रेपुटेशन को स्कैंडल हिट पार्टी की, जो ये पूरी पार्टी का स्कैंडल से हिट हुई है। बड़े से एक स्कैंडल या एक इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? स्कैंडल को बोल सकते हैं आप घोटाला, है ना? घोटाला। तो घोटाले से जो हिट पार्टी है, इसकी रेपुटेशन को बची कुची बचाने या सेल्वेज करने के लिए पीएम ने इश्यू किया एक स्टेटमेंट को। सेल्वेज समझ गए? इसको रिडीम करना भी बोलते हैं। सेल्वेशन नाम के नाउन से बना है। सेल्वेशन मतलब बस यही, सेल्वेज करने का एक्ट, बची कुची बचाने का जो कृत्य है, सेल्वेशन। लास्ट वर्ड है हमारा आज का इंडिजीनियस। इसको इंडिया से कनेक्ट कर लेना। इंडिजीनियस मतलब इंडियन। आपके लिए इंडियन, अमेरिका के लिए अमेरिकन। हर देश के नागरिक के लिए उसकी कोई लोकल चीज़ होती है, वो इंडिजीनियस होती है। इंडिया के लिए हर इंडियन चीज़ इंडिजीनियस होगी। चाइना वालों के लिए हर चाइनीज़ चीज़ इंडिजीनियस होगी। जैसे कैंगरूज आर इंडिजीनियस टू ऑस्ट्रेलिया। कंगारू जो हैं ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनियस हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ के लोकल हैं, वहाँ के नेटिव हैं। दुनिया में कंगारू कहीं भी पाया जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंगारू जो है आया ऑस्ट्रेलिया से था। समझ गए ना? तो लोकल, नेटिव या ओरिजिनल को हम बोलते हैं इंडिजीनियस। इंडिजीनियसनेस इसका नाउन फॉर्म है। डिटेल में आपको करवा दिया मैंने। रिवीजन करते रहना। सैटरडे को मैं रिवीजन वाली क्लास भी ला रहा हूँ। 1-2 वीक से नहीं ला पाया बीच में, अब आगे से आपको रेगुलर मिलेगी। अब एक काम करते हैं, फटाफट से आज की मैं समरी दे देता हूँ, आपको पता लगे क्या हुआ है। उससे पहले ऐड करूँगा एक छोटी सी चीज़। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है, ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विज के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 के कोर्स है, आप यूज़ करें कूपन कोड YT10। साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज़ करें 50 रुपये के। 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपये में। एक वीक के लिए और डिस्काउंट मिल रहा है इस पर आपको। 16 अगस्त तक ये कोर्स मिलेगा 320 रुपये का, 321 रुपीज़ का, है ना? इसी कूपन कोड से फ़ायदा उठाना, एक ही वीक का डिस्काउंट। देखो समरी बहुत सीधी सी है। जिस तरीके से अमेरिका में नासा है, उसी तरीके से इंडिया में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका बजट बहुत कम होता है नासा के मुकाबले, लेकिन इसरो ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, इतनी बड़ी कामयाबियां छुई हैं कि दुनिया की गिनी चुनी 4-5 लीडिंग एजेंसीज में से इसका भी नाम आता है, कम बजट होने के बावजूद। लेकिन हाल ही में 2 दिन पहले एक नाकामयाबी इसरो के हाथ लगी, जब इसका एक सैटेलाइट जो है तबाह हो गया स्पेस में। उसको हम जब लॉन्च कर रहे थे जियो सिंक्रोनस जो है ऑर्बिट में। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है इस तबाही के बाद, इस फेलियर के बाद इसरो ने पब्लिक को कोई स्टेटमेंट ज़्यादा इशू की नहीं, क्योंकि इसरो की और भारत सरकार की ये नीति है कि अपनी नाकामयाबियों पे ज़्यादा चर्चा ना करें।
हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इसरो अपने आप में एक महान एजेंसी है। इसके जो काम है उसने अपना लोहा मनवाया पूरी दुनिया में। सक्सेस और फेलियर स्पेस रिसर्च का एक पार्ट है। नासा के हाथ भी बहुत सारे फेलियर्स लगे होंगे, लेकिन आप एक साइंटिस्ट हो और साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस और फेलियर्स को खुले मन से अपनाना चाहिए। सबके सामने आओ, अच्छे से खुल करके बात करो। आपके ऊपर किसी को कोई शक नहीं है, आप दुनिया की बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी हो, आप अपने आप में महान हो। समझ गए ना? बस यही आज का आर्टिकल है। कह रहा है कि आप लाइमलाइट से बचो मत, सबके सामने आकर के खुल करके बात करो। आज की हमारी जो टोन है वो है एनकरेजमेंट दे रहा है इसरो को, उसकी महानता को बता रहा है, और ग्लोरीफाई भी कर रहा है इसरो के बड़े बड़े कामों के लिए। देखिए, इसी समरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इसको कॉमेंट सेक्शन में आंसर करें। 3 सेंटेंस में लिखोगे तो लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, है ना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। इसरो की जो पॉलिसी है अपने फेलियर्स पे बात ना करने की, क्या ऐसी महान एजेंसी को, इसरो जैसी, जिसने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं, क्या इसको ये पॉलिसी सूट करती है? अगर करती है तो अपना रीज़न बताएं, और अगर नहीं करती है तो भी अपने रीजंस दें। 3 कमेंट्स में इसका आंसर करें, 3 सेंटेंस में। मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखा करो। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे मेरा लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। शुरू कर ले। कह रहा है एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू स्पेस साइंस, फेलियर और सक्सेस is larger than life, semicolon, for this is a new frontier for achievement and conquest within the realms of science and technology। कह रहा है हर वो चीज़, एनीथिंग, जो रिलेटेड होती है, जो जुड़ी हुई होती है, और किससे? स्पेस साइंस से, स्पेस के विज्ञान से। चाहे फेलियर हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे कामयाबी हो, चाहे नाकामयाबी हो। कह रहा है वो लार्जर देन लाइफ है। अगर आप एक सैटेलाइट बना करके आसमान में भेज के रास्ते में फोड़ देते हो तो ये भी आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने बनाया तो सही। कह रहा है हर वो चीज़ जो स्पेस से जुड़ी है, चाहे कितनी भी अच्छी और कितनी भी बुरी हो, बहुत बड़ी है ना, लार्जर देन लाइफ है। कह रहा है क्योंकि ये एक ऐसा नया फ्रंटियर है, ये एक ऐसा नया दायरा है अचीवमेंट और कॉन्क्वेस्ट का, नई उपलब्धियों और नई सफलताओं का, और किसके अंदर? रियम्स में, दायरे में, साइंस और टेक्नोलॉजी के, विज्ञान और तकनीक के। क्योंकि स्पेस रिसर्च अपने आप में एक नया ही पूरा का पूरा फील्ड है। आप जो भी इसमें काम करते हो साइंस एंड टेक के फील्ड में, वो एक नया होता है, एक नया फ्रंटियर की तरह आप जो है उभर करके सबके सामने आते हो। सेंटेंस समझ गए होंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, वर्ड्स बहुत सारे आए हैं, फिर मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। हर वो चीज़ जो स्पेस के साइंस से रिलेटेड है, चाहे कामयाबी हो चाहे नाकामयाबी हो, वो लार्जर देन लाइफ है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्पेस रिसर्च एक ऐसा फ्रंटियर है, नया फ्रंटियर है अचीवमेंट और कॉन्क्वेस्ट का, और किसमें? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रियाम में, इसके दायरे के अंदर, इसके क्षेत्र के अंदर। अब आओ सेंटेंस में, दैट की वर्ब है इज, एनीथिंग की वर्ब है इज। समझ रहे हो? एनीथिंग के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन हमने लगाया है। एनीथिंग सिंगुलर है, इसीलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है ना। इसकी वर्ब एनीथिंग की यहाँ रखी हुई है। फॉर एक प्रेपोजिशन भी है, फॉर एक कंजंक्शन भी है। अक्सर इसको आप कॉमा के बाद में देखोगे या सेमीकोलन के बाद में देखोगे तो फॉर एक कंजंक्शन बन जाती है। इसका मतलब होता है बिकॉज आई स्टेड होम यस्टरडे फॉर इट वॉज अ हॉलीडे। मैं कल घर पे रहा क्योंकि ये एक छुट्टी का दिन था, हॉलीडे था। यहाँ पे मैं फॉर की जगह पे बिकॉज भी रख सकता हूँ, है ना, इस कॉमा को निकाल करके। तो अगर आप कॉमा के बाद में फॉर देखें तो समझ जाएं ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब ये कॉमा, सेमीकोलन, ये 1-2 दिनों में राइटिंग स्किल्स का कोर्स अपनी ऐप पे आ जाएगा, वहाँ पे अपने डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कब लगाना होता है और कैसे लगाना होता है। दिस की वर्ब है इज। फ्रंटियर का मतलब है पेरीमीटर या स्कोप, दायरा। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है सक्सेस या विक्ट्री, आपकी कामयाबी। रियल्म का मतलब होता है डोमेन या स्फीयर, एक क्षेत्र, एक अधिकार क्षेत्र किसी चीज़ का रियल्म कहलाता है ना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा द रीसेंट अटेम्प्ट बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो टू प्लेस एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या EOS-3 इन अ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट यूजिंग द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV F10 ended in a failure due to a performance anomaly, a malfunctioning of a trusted rocket launcher। अब बता रहा है गलती क्या हुई और किससे हुई, है ना, हमारी दुर्भाग्य क्या था। कह रहा है एक रीसेंट अटेम्प्ट जो था इसरो नाम की संस्था के द्वारा। देखो भारत सरकार की एजेंसी है, मैंने आपको बताया ना, द लेगी अपने आगे, तो देखो इसरो लगा हुआ है द लगा के। कह रहा है जो रीसेंट कोशिश है इसरो की प्लेस करने की, रख देने की या पहुंचा देने की, और किसको? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, एक ऐसे उपग्रह को, सैटेलाइट को जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। EOS-3 उसका नाम है, और कहाँ पे? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ये खास ऑर्बिट होता है जो कि धरती के साथ साथ ही आप घूमते हो उसके अंदर, बराबर जो है स्पीड के साथ। कह रहा है इसरो का ये जो अटेम्प्ट था इस तरह के सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में पहुंचाने का, यूज करते हुए इस तरह के एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, इस तरह के एक रॉकेट को, समझ लो। कह रहा है ये जो अटेम्प्ट है ना, ये एंड हुआ एक फेलियर में।
ये अटैम्प्ट जो है जाके ख़त्म हुआ एक नाकामयाबी में। और किस वजह से? ड्यू टू ए परफॉर्मेंस अनॉमली, एक परफॉर्मेंस अनॉमली की वजह से, परफॉर्मेंस में एक एबनॉर्मेलिटी की वजह से। अब ये क्या थी भाई एबनॉर्मेलिटी? अ माल फंक्शनिंग ऑफ द ट्रस्टेड रॉकेट लॉन्चर, हमारे एक भरोसेमंद रॉकेट लॉन्चर की माल फंक्शनिंग की वजह से हुआ, उसके सही वक्त पे सही काम ना कर पाने की वजह से हुआ। तो सब कुछ सही था, सारा प्लान सही था, सारी लॉन्च सही थी, लेकिन ऊपर जाकर के हमारा एक भरोसेमंद रॉकेट लॉन्चर जो है, जो रशिया से हमने लिया था, वो काम ही नहीं किया, इस वजह से पूरा सैटेलाइट तबाह हो गया। समझ गए? अटैम्प्ट की वो है एंडेड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, आप नेट पे सर्च करोगे तो डिटेल में जान पाओगे। अनोमली का मतलब होता है एबनॉर्मेलिटी, डिस्क्रिपेंसी, डेविएशन, है ना। अनोमली माल फंक्शन करने का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करना या टेक्निकल ग्लिच आना। टेक्निकल ग्लिच, माल फंक्शनिंग और ब्रेकिंग डाउन सब के सब किसी मशीनरी के सही वक्त पे काम ना करने को बताते हैं। बढ़े आगे, करा ऑल सीम्ड टू बी वेल as the stage 2 and stage 3 separated as planned, but when the time came for the cryogenic third stage to light up, there appeared to be a failure and an ensuing deviation from the expected path as seen in the control panel। अब देखो हुआ क्या, ये रॉकेट लॉन्चर जब फेल हो गया तो क्या हुआ? कह रहे सब कुछ सीम होता था, दिखाई देता था सही तरीके से होता हुआ, टू बी वेल। और कैसे? जैसे ही स्टेज 2 और स्टेज 3 सेपरेट हुई एज प्लान्ड। रॉकेट लॉन्च में कई सारी स्टेजेस होती होंगी, है ना, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो कह रहे जब हम 2 से 3 में पहुंचे प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ हमें सही दिख रहा था एज प्लान्ड। कह रहे लेकिन जब वक्त आया, व्हेन द टाइम केम, और किसके लिए? क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज के लिए। क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, एकदम जमे हुए होते हैं, ऊपर जाकर के उनको पिघला करके उनसे जो है काम करवाया जाता है। तो क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज इंजन से काम करवाने का जब टाइम आया, इसके लाइट अप होने का काम हुआ। इंजन को लाइट अप करना मतलब शुरू करना। तो कह रहे वहाँ पे अपीयर हुआ एक फेलियर, एक नाकामयाबी, और उससे निकल करके आने वाला, रिजल्ट में आने वाला एंस्यूइंग या फलस्वरूप एक डेविएशन, एक भटक जाने का काम एक्सपेक्टेड पाथ से, और जैसा देखा भी गया कंट्रोल पैनल से। तो तीसरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन को जब लाइट अप करना था, स्टार्ट करना था, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ तो पूरा सैटेलाइट जो है अपने पाथ से डेविएट हो गया, और हम सब जो है कंट्रोल पैनल से सब देख रहे थे क्या क्या हो रहा था। समझ गए? अब आओ सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताता हूँ। ऑल की वर्ब है सीम्ड, 2 और 3 की वर्ब है सेपरेटेड, टाइम की वर्ब है केम। क्रायोजेनिक मैंने आपको बता दिया, जमे हुए इंजन को बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, एक टेक्नोलॉजी है। आप देखोगे नेट पे रिसर्च करोगे तो पता लगेगा आपको। लाइट अप का मतलब होता है किसी चीज़ का जलना, सिगरेट का जलना, किसी कमरे में रोशनी का जलना, किसी इंजन का स्टार्ट होना, सब के सब लाइट अप को बताते हैं। फेलियर की वर्ब है अपीयर्ड, देयर से आपका क्लोज शुरू हो रहा है, इसलिए सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद में रखा हुआ है। एनसुइंग मैंने आपको बताया फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, सब्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, रिजल्टिंग, रिजल्टेंट, है ना, एनसुइंग के सिनोनिम है। डेविएशन का मतलब होता है भटक जाने का काम। आप जा रहे थे आगरा की तरफ, भटक के मथुरा की तरफ चले गए। समझ गए ना? बढ़े आगे। कह रहा देयर वॉज an immediate disruption in the telecast which had been showing a view of the control panel and the camera veered towards troubled faces, discussion and probably efforts to salvage the mission। अब ये पूरी ड्रामेटिकली आपको बता रहा है हुआ क्या। जब लाइव स्ट्रीम चल रही थी इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस की, है ना, तब क्या हो रहा था? कह रहा है एक इमीडिएट डिसरप्शन आया टेलीकास्ट के अंदर, एक फटाफट से डिस्टर्बेंस आई टेलीकास्ट में, रुक गया टेलीकास्ट। कह रहे जो टेलीकास्ट शो कर रहा था, दिखा रहा था व्यू को कंट्रोल पैनल की, तो जो साइंटिस्ट लोग जो देख पा रहे थे, हम भी अपने लाइव देख पा रहे थे, है ना। कह रहा एक जो उसमें डिसरप्शन आ गई इस काम के होते ही, और जो कैमरा है ना वो मुड़ गया, वियर्ड हो गया, ट्रबल्ड फेसेस की तरफ, परेशान चेहरों की तरफ, और बातचीत की तरफ, और शायद उन कोशिशों की तरफ, एफर्ट्स की तरफ जो थे बचाने के इस मिशन को, सैल्वेज करने के इस पूरे मिशन को। तो ऐसा हुआ, एकदम ड्रामेटिक मैनर में हुआ। हम पहले कंट्रोल पैनल देख पा रहे होंगे लाइव, अचानक से सैटेलाइट भटक गया तो कैमरा मुड़ गया, लोगों के जो है साइंटिस्ट लोग जो है आपस में बातचीत करने लगे परेशान फेस के साथ में, और कोशिश करने लगे कैसे भी करके इस मिशन को हम सैल्वेज कर पाएँ। समझ गए सेंटेंस को? डिसरप्शन की वर्ब है वॉज, अगेन देयर से क्लोज शुरू हो रहा है तो वर्ब के बाद में डिसरप्शन को रखा गया। डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन। विच की वर्ब है हैड बीन शोइंग, विच ने रिलेटिव प्रोनाउन ने अपना एंटीसीडेंट लिया हुआ टेलीकास्ट, वो वाला टेलीकास्ट जो कि शो कर रहा था व्यू को कंट्रोल पैनल की। समझ गए? कैमरा की वर्ब है वियर टुवर्ड्स, वियर का मतलब होता है मुड़ जाना, शिफ्ट करना, टर्न करना, बेंड करना। सैल्वेज मैंने आपको बता दिया, बचा कुचा बचा लेना, सेव करना, रेस्क्यू करना। बढ़े आगे। अब बता रहा है इसके बाद हुआ क्या। कह रहा है फाइनली डॉक्टर के सिवान, चेयरमैन ऑफ इसरो, अनाउंस्ड इन अ शॉर्ट सेंटेंस दैट द मिशन कुड नॉट बी अकॉम्प्लिश्ड
कह रहा आखिरकार डॉक्टर सिवान जो हैं, जो कि चेयरमैन भी इसरो के, अनाउंस किया उन्होंने एक छोटे से सेंटेंस में। अब सेंटेंस क्या था कि मिशन कुड नॉट बी अकॉम्प्लिश, मिशन को अकॉम्प्लिश नहीं किया जा सका, पूरा नहीं किया जा सका। अकॉम्प्लिश करने का मतलब है परवान चढ़ाना, तो उन्होंने यही बोला एक सेंटेंस में, मिशन परवान नहीं चढ़ पाया। सिवान साहब की वर्ब है अनाउंस्ड, मिशन की वर्ब है कुड नॉट बी अकॉम्प्लिश्ड। सिवान साहब के साथ में चेयरमैन ऑफ इसरो लिखा हुआ है, द को नहीं लगाया हमने, रीज़न यही है क्योंकि आपने टाइटल का नाम बता दिया ना, जो पर्सन चेयरमैन है उसका नाम आ चुका है सेंटेंस में, क्लोज में, तो उस केस में आप द को यूज़ ना करें। बढ़े आगे। कह स्पेकुलेशन में रन राइफ अबाउट द रीजंस फॉर दिस अनएक्सपेक्टेड फेलियर आफ्टर मैनी सक्सेसफुल लॉन्चेस सिंस 2017। तो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार सक्सेसफुली, पर इस बार हमें नाकामयाबी मिली। कह रहा स्पेकुलेशन जो है ना, गैसेज जो हैं, कयास जो हैं, है ना, कह रहा है वो रन राइफ होंगे, वो हो सकता है बहुत सारे हो जाएं, मतलब बहुत सारे कयास लगें, बहुत सारे लोग गैस लगाएं, स्पेकुलेशन करें। और किस बारे में? रीजंस के बारे में, इस अनएक्सपेक्टेड नाकामयाबी की। और कब? बहुत सारी सक्सेसफुल लॉन्चेस के बाद 2017 से। तो हमने बहुत बार लॉन्च किया सक्सेसफुली, लेकिन इस बार नहीं कर पाए, तो स्पेकुलेशन जो है हर आदमी जो है लगाने की कोशिश करेगा। समझ गए? स्पेकुलेशन की वर्ब है मे रन राइफ। स्पेकुलेशन मतलब थ्योरी या गैस, कयास लगाए जाने। और रन राइफ क्या होता है भाई? रन का मतलब है यहाँ पे बिकम होना, एक जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है रन। राइफ का मतलब होता है अबंडेंट, बहुत बड़ी मात्रा में। व्हेन समथिंग रन्स राइफ, वो बहुत बड़ी मात्रा में सबके सामने आती है। जैसे करप्शन रन्स या इज राइफ इन मोस्ट साउथ एशियन नेशंस। जो भ्रष्टाचार है वो रन राइफ करता है या वो इज राइफ है, अबंडेंट है, ज़्यादातर जो है साउथ एशियन नेशंस में। आप जहाँ भी चले जाओ साउथ एशिया में आपको भ्रष्टाचार मिलेगा हर देश के अंदर। तो रन राइफ है या इज राइफ है, समझ गए ना? चलो, इसरो हैड fewer launches during the pandemic in 2020 than it did in earlier years। कह रहा है इसरो के पास fewer launches थी, कम launches थी पैंडमिक के दौरान 2020 में, और बजाय किसके? बजाय जो इसने की थी अर्लियर ईयर्स में, 2020 से पहले। तो 2020 में पैंडमिक की वजह से हम लॉन्च कम कर पा रहे हैं, पहले बहुत सारी लॉन्च हम कर चुके हैं। इसरो की वर्ब है हैड, इट की वर्ब है डिड। कह रहा है दिस पर्टिकुलर लॉन्च हैड ओरिजिनली बीन प्लान्ड फॉर March 5, 2020 and was called off because of a technical glitch a few hours before the launch। अब इसी लॉन्च की बात कर रहे हैं। कह रहे ये खास लॉन्च जो है ना, जो भी फेल हुई है, ये ओरिजिनली प्लान हुई थी March 5 को 2020 को, लेकिन कॉल ऑफ कर दी गई थी। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, किसी चीज़ को विड्रॉ करना। इस लॉन्च को विड्रॉ कर दिया गया था एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से, टेक्निकल माल फंक्शनिंग की वजह से, कुछ घंटों पहले, लॉन्च से पहले ही। तो March 5, 2020 के बाद हमने अब जो है अगस्त जो है 2021 में हमने इसको किया। पहले करने वाले थे लेकिन कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया होगा, उस वजह से हमने इसको कैंसिल कर दिया था। लॉन्च की वर्ब है ये हैड ओरिजिनली बीन प्लान्ड, पैसिव वॉइस में। और अगेन दूसरी वर्ब है वॉज कॉल्ड ऑफ, ये भी पैसिव वॉइस में। दो वर्ब्स एंड से मिली हुई हैं, कंजंक्शन से। कॉल ऑफ करना मतलब कैंसिल करना, ग्लिच, माल फंक्शन, ब्रेकिंग डाउन, सब एक दूसरे के सिनोनिम है, किसी मशीन के सही से काम ना करने को बताते हैं, है ना, खराबी। It is also to be mentioned that the cryo engine in question is of a Russian design, not originally, unlike that of the GSLV Mark III rocket which is indigenous। कह रहे ये चीज़ साथ ही साथ also है मेंशन करने वाली, बताई जाने वाली, कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, मैंने आपको बताया ना, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी होती है, धरती से जमा करके ले जाते हैं हाइड्रोजन को बहुत कम टेम्परेचर पे, ऊपर जाकर के हाइड्रोजन का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंजन काम करने लगता है। कह रहा है ये जो खास टेक्नोलॉजी वाला इंजन जो है इन क्वेश्चन सवालों के दायरे में जो है वो है रशियन डिज़ाइन का ओरिजिनली। ये इंजन हमने रशिया से डिज़ाइन करवा के बनवाया है ना। कह रहा है अनलाइक, बिल्कुल उल्टा उस वाले के जो है GSLV Mark III रॉकेट का, जो कि इंडिजीनियस है, जो हमारा लोकल है, जिसको हमने इंडिया में बनाया। तो ये जो इंजन यहाँ पे फेल हुआ है ना, रशिया से मंगाया था हमने, उनसे डिज़ाइन करवाया था। GSLV से हमने बहुत सारी लॉन्च की है, जो कि हमारा खुद का इंजन है, इंडिजीनियस इंजन जो है हमारा। समझ गए? इट की वर्ब है इस, इंजन की वर्ब है इस, इंडिजीनियस मतलब हमारा है, लोकल, डोमेस्टिक, ओरिजिनल। विच की वर्ब है इस। ये Mark III रॉकेट के लिए हमने विच नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया है। एक सिंगुलर रॉकेट है तो वर्ब भी सिंगुलर है इस रिलेटिव प्रोनाउन की। अनलाइक मतलब से बिल्कुल उल्टा। अब आओ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, कई बार कर चुके हैं, सबको आना चाहिए, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, है ना। द वेदर ऑफ जयपुर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली। जयपुर का वेदर दिल्ली से अलग है। ठीक है बात, हिंदी में तो बिल्कुल ठीक है। द एल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांडी फार एक्सीड्स वाइन। ब्रांडी में जो एल्कोहलिक स्ट्रेंथ है, ब्रांडी में जो शराब की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है वाइन के मुकाबले।
द प्राइसेस ऑफ डेटा ऑन जियो नेटवर्क आर वे लेस देन एयरटेल। जो प्राइसेस हैं डेटा के जियो के नेटवर्क पे वो बहुत कम है, वे लेस हैं बजाय एयरटेल के। हिंदी में ये बातें सच हैं और सही भी हैं, लेकिन इंग्लिश में बातें गलत हैं। क्यों? जो वेदर है जयपुर का वो डिफरेंट है दिल्ली से, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि जयपुर का जो वेदर है वो दिल्ली के वेदर से डिफरेंट होगा। द वेदर ऑफ जयपुर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेदर ऑफ दिल्ली। द वेदर ऑफ दिल्ली। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कंपैरिजन होता है एक जैसी चीज़ों में इंग्लिश के अंदर, फल का फल से, सब्जी का सब्जी के साथ, है ना, खाने की चीज़ का खाने की चीज़ के साथ, मौसम का मौसम के साथ, है ना। तो यहाँ पे वेदर जयपुर का है तो यहाँ पे वेदर ही जब दिल्ली का होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे, डिफरेंट फ्रॉम बता पाओगे। अब देखो यहाँ पे वेदर दो बार आ गया, द वेदर यहाँ, द वेदर यहाँ। आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो दैट। ये दैट क्या बता रहा है? दूसरी बार वेदर ना लिखना पड़े, इसलिए इस प्रोनाउन को हमने यूज़ किया, देन दैट ऑफ या फ्रॉम दैट ऑफ दिल्ली। तो इस एरर को आप एग्जाम में बहुत बार देखेंगे, इसको हम बोलते हैं दैट या दोज वाली एरर, है ना, दैट या दोज वाली एरर। अगला सेंटेंस देखो, एल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांडी फार एक्सीड्स वाइन। ब्रांडी में बहुत ज़्यादा शराब होती है, बहुत ज़्यादा एल्कोहल होता है जो है वाइन के मुकाबले, लेकिन स्ट्रेंथ जो है ना ब्रांडी की वो वाइन से ज़्यादा नहीं है, वो एक्सीड करती है द एल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ वाइन। समझे मेरी बात को? अब देखो एल्कोहलिक स्ट्रेंथ दो बार आ रहा है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या करूं, दूसरी बार इसको पूरे को निकाल दो और इसकी जगह लिख दो दैट। अगेन आपने इसमें दैट ऑफ को बीच में जोड़ दिया। अब ये दैट ऑफ लगेगा तभी ये सेंटेंस इंग्लिश में सही होगा। अगला देख लो, प्राइसेस जो है डेटा का जियो नेटवर्क पे वो वे लेस देन एयरटेल है, तो द प्राइसेस ऑफ डेटा ऑन जियो नेटवर्क आर वे लेस देन द प्राइसेस ऑफ डेटा ऑन एयरटेल। समझ गए ना? डेटा प्राइस का डेटा प्राइस से कंपैरिजन करना है। अब देखो प्राइसेस ऑफ एयरटेल, डेटा जो दो बार आ रहा है, इसकी जगह फिर से आप क्या लगा दो, दैट। ठीक है, दैट। अब ये सेंटेंस अभी भी गलत है। क्यों? देखो प्राइसेस आपके पास प्लूरल नाउन है, यहाँ पे स्ट्रेंथ सिंगुलर था तो दैट ठीक था, यहाँ पे वेदर सिंगुलर था तो दैट ठीक था, लेकिन प्राइसेस प्लूरल है तो दैट नहीं, दैट की प्लूरल फॉर्म लगाओ दोस। तो प्राइसेस ऑफ डेटा ऑन जियो नेटवर्क आर वे लेस देन दोज ऑन एयरटेल, है ना, ऑन ही आएगा यहाँ पे क्योंकि डेटा ऑन तो दोज ऑन। तो इस तरीके से दैट और दोज में से आपको एक चूज करना और बीच में आपको रखना पड़ेगा अगर आप कंपेयर कर रहे हो एक जैसी चीज़ों को। इसीलिए यहाँ पे हमने दैट लगाया है। ये जो क्वेश्चन में था इंजन, ये रशियन डिज़ाइन का था ओरिजिनली, बजाय उस डिज़ाइन के जो है GSLV Mark 3 रॉकेट का जो इंडियन है, इंडिजीनियस है। समझ गए ना? बढ़े आगे। कह रहा द फेलियर ऑफ दिस मिशन इज़ वरिंग नॉट ओनली बिकॉज it breaks a long successful run but because there are several important missions in the pipeline। कह रहा है जो फेलियर है इस मिशन का, नाकामयाबी है जो इस मिशन की, वो वरिंग है, परेशान करने वाली है, ना महज इसलिए क्योंकि ये ब्रेक करेगा एक लंबे सक्सेसफुल रन को, क्योंकि ये ब्रेक करेगा एक बहुत ही लंबे कामयाबी भरी हमारी दौड़ को, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अब बहुत सारे मिशन जो हैं, सेवरल अदर मिशंस हैं, इंपॉर्टेंट मिशन जो हैं वो इन पाइपलाइन है, वो अभी डेवलप हो रहे हैं, वो आगे आने वाले हैं ना, अगले सालों के अंदर, कई आने वाले वर्षों में। तो कह रहे इसलिए फेलियर अपने आप में बहुत वरिंग है। इतना ही पढ़ लिया हमने, फिर आगे का देखेंगे। फेलियर की वर्ब है इज़, वरिंग का मतलब है परेशान करने वाला, एक एडजेक्टिव है। इट की वर्ब है ब्रेक्स, सेवरल इंपॉर्टेंट मिशंस की वर्ब है आर, क्योंकि देयर के बाद में क्लोज शुरू हुआ है। इन द पाइपलाइन, अंडर डेवलपमेंट, इन द ऑफिंग, तीनों का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो अभी आ रही है आपके पास, डेवलप हो रही है, आने वाले टाइम में आप उसको महसूस करोगे, देखोगे, है ना। हर वो चीज़ जो है आने वाली टाइम में एक्सपेक्टेड है, उसको आप इस तरह से बता सकते हो इन तीनों फ्रेज से। अब देखते हैं कौन से मिशन हैं भाई। आदित्य L1 द सन वॉचर एंड द गगनयान मिशन विच विल कैरी ह्यूमन्स टू स्पेस आर सिलेक्टेड फॉर कमिंग ईयर्स। कह रहा है पहला तो आदित्य L1 और दूसरा गगनयान मिशन। आदित्य L1 जिसका नाम है सन वॉचर, जो सन की निगरानी करेगा, और गगनयान मिशन वो है जो कि ह्यूमंस को स्पेस में ले जाएगा। कह रहा है ये दोनों ही मिशन जो हैं आर सिलेक्टेड फॉर, ये सिलेक्टेड फॉर हैं, डेजिग्नेटेड हैं, शेड्यूल्ड हैं आने वाले सालों में। इन दोनों की डेट फिक्स्ड है, किस डेट को किस साल में हमें इनको लॉन्च करना है। तो अब इनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वैज्ञानिकों का मनोबल टूटेगा इस फेलियर की वजह से। समझ गए? आदित्य L1 और गगनयान की जो वर्ब होगी वो होगी आर सिलेक्टेड फॉर। सिलेक्टेड का मतलब है डेजिग्नेटेड या शेड्यूल्ड, किसी चीज़ का आपने वक्त तय कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। विच की वर्ब है विल कैरी। कह रहा थर्सडेज फेलियर विल इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन इसरो साइंटिस्ट टू डबली मेक श्योर द चांसेस ऑफ सक्सेस इन दिस मिशन। कह रहा है जो थर्सडे का फेलियर है, जो गुरुवार की नाकामयाबी है, वो इंक्रीज़ करेगी स्ट्रेस को, तनाव को, इसरो के साइंटिस्ट पे, इसरो के वैज्ञानिकों पे। और किस लिए भाई? कि वो दुगना मेक श्योर करें, पक्का नहीं करें, 100% नहीं, डबली 200%। और किनको?
चांसेस को, सक्सेस के, कामयाबी के जो है चांसेस को इन मिशंस में, इन दीज मिशंस। अब इन पे और तनाव आ गया, स्ट्रेस आ गया कि कैसे भी करके आगे वाला कोई मिशन जो है उसको हम फेलियर ना होने दें। फेलियर की वर्ब है विल इंक्रीज, डबली मतलब दुगना, ये है एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब फॉर्म में। मेक श्योर नाम के इन्फिनेटिव को मॉडिफाई करने के लिए हमने डबली नाम का जो है एडवर्ब को हमने यूज़ किया है। अब स्ट्रेस पे मेरा आपसे एक सवाल है, 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, मेरे को देख के बताओ दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में बातें भी सेम है, वर्ड्स भी सेम है, लेकिन आपको अपने, है ना, आपको जो सिखाया मैंने उसके हिसाब से बताओ दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत। चलो देखो, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। पहले वाले में ऑन नहीं आएगा, दूसरे वाले में ऑन आएगा। सेंटेंस है कि यूएन ने इशू किया एक स्टेटमेंट को स्ट्रेस करने के लिए, जोर डालने के लिए उस नीड पे, ज़रूरत पे जो है हारमोनी को, पीस को लाने की, शांति को बनाने की, कायम करने की अफगानिस्तान में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक स्टेटमेंट को इशू किया इस चीज़ को जोर देने के लिए, इस ज़रूरत पे। बात वही है दोनों में, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस एक इन्फिनेटिव है, वर्ब की फॉर्म है, और यहाँ पे टू पुट एक इन्फिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है स्ट्रेस नाम का नाउन। तो स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जिसकी नाउन और वर्ब फॉर्म एक जैसी है, लेकिन वर्ब फॉर्म अपने बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लेती, लेकिन नाउन फॉर्म अपने बाद लेती है। तो स्ट्रेस के बाद में ये एक ऐसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगी, इसलिए मैंने इस ऑन को यहाँ से निकाल दिया। लेकिन नाउन स्ट्रेस के बाद में हमेशा आपको प्रपोजिशन ऑन मिलेगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो अगर आप इस तरह से ब्रेक करोगे तो आपको पता लगेगा ऐसे वर्ड्स कैसे बिहेव करते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ सभी इसी टाइप के वर्ड्स की, जस्ट अ मिनट। ये सारे वर्ड्स हैं, इन्वेस्टिगेट, हीड, ऑर्डर, डिमांड। डिमांड अगर वर्ब हो तो अपने बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लेगी, लेकिन डिमांड अगर एक नाउन है, आपको पता लग गया नाउन का काम कर रहा है, तो उसके बाद में फॉर आएगा। स्ट्रेस, ये देखो स्ट्रेस में भी ऐसा ही है, वैसे कोई प्रपोजिशन नहीं, लेकिन स्ट्रेस नाउन के बाद में ऑन आपको लगाना है। तो ये लिस्ट को आप देखो बार बार, 10-12 वर्ब्स हैं, ये इसी तरीके से बिहेव करती हैं। नाउन फॉर्म में प्रपोजिशन आएगा, वर्ब फॉर्म में ये ट्रांजिटिव है, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप एक। चलिए, कह रहा है इन द मीन टाइम द इम्पैक्ट ऑफ दिस फेल्ड मिशन इज बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम इंटरेस्टेड सिटीजन्स फ्रॉम फॉर नाउ। कह रहा है इसी बीच जो इम्पैक्ट है इस नाकामयाबी भरे मिशन का, वो दूर रखा जा रहा है, केप्ट अवे फ्रॉम किया जा रहा है इंटरेस्टेड सिटीजन से, जो रुचि वाले सिटीजन्स हैं अभी के लिए। किसी सिटीजन को जो साइंस में रुचि करता है, अभी उसका इम्पैक्ट नहीं बताया जा रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना नुकसान हुआ, कब अगला मिशन होगा, इस बारे में चुप्पी साधे हुई है भारत सरकार और इसरो। समझ गए? इम्पैक्ट की वर्ब है इज बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम, है ना, ये एक पैसिव वॉइस में बना हुआ पूरा का पूरा फ्रेज है, वर्ब फ्रेज। कीप अवे फ्रॉम करना मतलब किसी चीज़ को किसी से दूर रखना। मीन टाइम मतलब इसी बीच। कह रहा फॉर सम टाइम एटलीस्ट देयर विल बी नो ऑफिशियल वर्ड on what actually happened and how the mission failed, and this owes in no small measure to the propensity of ISRO to cover up and enshroud events in mystery, especially mishaps. कह रहा है for some time at least, आने वाले कुछ वक्त के लिए कम से कम, for some time आने वाले कुछ वक्त के लिए एटलीस्ट कम से कम, कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं होगा, कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी, आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आएगी, और किस चीज़ पे क्या चीज़ एक्चुअल में हुई, हकीकत में हुआ क्या, और कैसे ये मिशन फेल हुआ, कैसे नाकामयाबी हमारे हाथ लगी। और कह रहे ये जो चीज़ है ना O2 है, O2 आप जानते हैं ना किसी वजह से होना, ये चीज़ इस वजह से है, किसी भी स्मॉल मेजर में नहीं, इन नो स्मॉल मेजर। स्मॉल मेजर मतलब छोटी सी क्वांटिटी। कह रहे कोई भी छोटी क्वांटिटी में ये चीज़ नहीं है, और किस वजह से, उस प्रोपेंसिटी की वजह से, उस इंक्लिनेशन की वजह से, उस रुझान की वजह से जो है इसरो का कवर अप करने का, छुपाने का, या इंश्राउड करने का, कंसील करने का इवेंट्स को मिस्ट्री में, और ख़ास करके वो वाले इवेंट्स जो मिसहैप्स हैं, जो कि नाकामयाबी भरे हैं, जो आपकी सफलताएं नहीं बल्कि विफलताएं हैं। एक बार सेंटेंस रिपीट करता हूँ, सिंपल सेंटेंस है, फिर इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा। कह रहे कुछ वक्त के लिए कम से कम, कोई भी आधिकारिक पुष्टि होने वाली नहीं है, कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा क्या हुआ है वास्तव में और कैसे मिशन फेल हुआ है इस चीज़ को लेकर के। और ये जो काम हो रहा है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये O2 होता है इन नो स्मॉल मेजर, छोटा मेजर नहीं, बहुत बड़े मेजर में, बहुत बड़ी वजह से, बहुत बड़े रीज़न से ये O2 होता है, उस प्रोपेंसिटी, उस रुझान की वजह से जो है इसरो का छुपाने का, ऐसे छुपाने का या कवर अप करने का, इंश्राउड करने का इवेंट्स को मिस्ट्री के अंदर, जो है रहस्य के अंदर, खास करके ऐसे इवेंट्स जो मिसहैप्स होते हैं, जो कि नाकामयाबी होती हैं, जो कि एक्सीडेंट्स होते हैं। समझ गए ना? इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमेशा जब जब एक्सीडेंट हुआ है इसरो चुप्पी साध लेता है, कुछ दिनों तक कुछ किसी को नहीं बताता है। अब देख लो सेंटेंस की स्ट्रक्चर। नो ऑफिशियल वर्ड की वर्ब है विल बी, वट की वर्ब है हैपेंड, और मिशन की वर्ब है फेल्ड।
दिस की वर्ब है ओ टू। ओ टू मतलब इस वजह से किसी काम का होना, ड्यू टू, ओइंग टू, ये वही वाला ओ टू है। प्रोपेंसिटी मतलब रुझान, टेंडेंसी, प्रोक्लिविटी, इंक्लिनेशन, किसी काम को करने का आपका तरीका। कवर अप करना, छुपाना, एनश्राउड करना भी छुपाना ही होता है, कंसील करना, मास्क करना। श्राउड मतलब कफन है ना, एनश्राउड। मिसहैप्स होती है मिस हैपनिंग्स। मिस मतलब खराब, हैपनिंग मतलब घटना। खराब घटना, एक्सीडेंट, मिस एडवेंचर, मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य को हम बोलते हैं मिस हैप्स। ये हैपनिंग का ही हैप रख दिया है और मिस का मिस रख दिया है ना, मिस हैप्स ऐसे हमने बनाया है। बढ़े आगे, कह रहा है एडमिटेडली द स्टेक्स आर हाई in terms of investment and national pride, but scientists of all people should wear the belief that failure is as much part of the game as success। अब ये बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा है। साइंस वास्तव में साइंस है क्या, विज्ञान है क्या। कह रहा है एडमिट करते हैं इस बात को हम कि स्टेक्स बहुत हाई हैं, दाम पे बहुत कुछ लगा हुआ है। इसरो की इज्जत भी है, हमारा पैसा भी है, बहुत सारी चीज़ें दाम पे लगती हैं किसी मिशन के साथ। कह रहे एडमिट करते हैं इस बात को हम। और किस तरह से दाम पे लगी हैं, इन्वेस्टमेंट और नेशनल प्राइड के तौर पे। हमने कितना पैसा लगाया और कितना हमारा नेशनल प्राइड जो है इस मिशन से जुड़ा हुआ था। कह रहे लेकिन जो साइंटिस्ट है ना, सब लोगों से दूर, ऑफ ऑल पीपल। ऑफ ऑल पीपल का मतलब है सबसे अलग। कह रहा है जो साइंटिस्ट है ना, उनको वेयर करना चाहिए इस बिलीफ को, उनको पहनना चाहिए इस बिलीफ को। जब किसी चीज़ को आप वेयर करते हैं ना, उस चीज़ को आप अंगीकार करते हैं, अडहेर टू करते हैं। साइंटिस्ट को इस बिलीफ से, इस आइडिया से वेयर करना चाहिए, मानना चाहिए कि जो फेलियर है वो उतना ही हिस्सा है गेम का जितना कि सक्सेस। अगर ऐसे मिशन करोगे तो सक्सेस और फेलियर गेम के हिस्सा हैं, आते रहेंगे एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, है ना। तो साइंटिस्ट को तो इस चीज़ को मानना चाहिए, और वैसे सब लोगों को ही मानना चाहिए, साइंटिस्ट को तो खास करके। समझ गए। स्टेक्स की वर्ब है आर, साइंटिस्ट की वर्ब है शुड वेयर, फेलियर की वर्ब है इज। वेयर द बिलीफ का मतलब है अडहेर टू एन आइडिया। जब किसी बिलीफ को आप पहन लेते हो तो उसका अमली जामा पहन लेते हो आप, है ना। अब वो बिलीफ आपके दिमाग में, आपके कृत्यों में, आपके एक्शंस में हर जगह दिखाई देगा। बड़े आगे, स्टेक का मतलब होता है दावा। कह रहा है फ्रॉम अ कल्चर ऑफ वार्डिंग ऑफ आइस द ऑर्गेनाइजेशन शुड एम्ब्रेस द लाइमलाइट। कह रहा है एक ऐसे कल्चर से जो है वार्ड ऑफ करने का आइस को। वार्ड ऑफ करना मतलब बचाना, अवॉइड करना। कह रहे बचने वाली निगाहों के कल्चर से, कह रहे ऑर्गेनाइजेशन को एम्ब्रेस करना चाहिए, गले लगाना चाहिए लाइमलाइट को, पब्लिक की निगाह को। अब बचने वाला दिन गया इसरो का। अब इसरो को सबके सामने आकर के नाकामयाबियों और सक्सेस को अपनी जो है उसका जिम्मा लेना चाहिए। समझ गए। ऑर्गेनाइजेशन की वर्ब है शुड इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है स्पाउज करना, अडॉप्ट करना, किसी चीज़ को गले लगाना, किसी चीज़ को अंगीकार करना। एलिनेट और स्ट्रेंज इसके जो है एंटोनिम होते हैं इम्ब्रेस के। लाइमलाइट, स्पॉटलाइट, पब्लिक आई, पब्लिक गेज, सबका मतलब होता है लोगों की निगाह, है ना। जिसकी लोगों की लाइमलाइट आप जानते हैं ना, सबके सामने कोई चीज़ आती है तो लाइमलाइट में आती है। ये वर्ड ऑफ जो है ना, ऊपर आपने वर्ड देखा था शाई अवे फ्रॉम, अवर्ड, अवॉइड, अल्यूड, स्केप, ये सब जो है वर्ड ऑफ के सिनोनिम है। शाई अवे फ्रॉम, वर्ड ऑफ, सबका मतलब है किसी चीज़ से बचना, अल्यूड करना। बढ़े आगे। कह रहा है इसरो इंडीड हैज़ मैनी स्टोरीज टू टेल ऑफ साइंटिफिक एंडेवर, द मेथड एंड मैनर ऑफ प्रोग्रेस एंड एज इट ओपन्स इट्स डोर टू द पब्लिक गेज इट कैन ओनली राइज टू द स्काइज। कह रहा है इसरो एक महान संस्था है। इसरो वास्तव में, इसके पास बहुत सारी कहानियां हैं बताने की साइंटिफिक एंडेवर को, वैज्ञानिक प्रयत्नों को। जो प्रयास इसने, जो कोशिशें करी हैं आज तक, इसके पास बहुत सारी कहानियां हैं बताने के लिए। हमने मंगलयान बनाया, हमने चांद पे जो है अपना यान भेजा। अच्छा, और क्या बताने के लिए? मेथड भी है और मैनर ऑफ प्रोग्रेस भी है। कैसे कैसे, किस तरीके से, किस मैनर में और किस मेथड से इसरो ने प्रोग्रेस किया। कह रहा वास्तव में इसरो के पास बहुत कुछ कहानियाँ हैं बताने की। कह रहा जैसे ही ओपन करता है अपने दरवाज़ों को पब्लिक की निगाह के लिए, और ये ओनली राइज करेगा स्काइज तक, सिर्फ महानता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। समझ गए ना। तो इसरो को अपने आप में कुछ भी शर्मनाक काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम करता आया है इसरो। छोटी मोटी नाकामयाबियाँ आती हैं, अपने मेथड मैनर के बताने की वाली बहुत सारी कहानियाँ हैं इसरो के पास। अगर अपने दरवाजे खोल दे पब्लिक के लिए, इसको आसमान छूने से कोई रोक नहीं सकता। इट कैन ओनली राइज टू द स्काई। ऐसे बना सेंटेंस। इसरो की वर्ब है हैज़, एस की वर्ब अकेले है ना, मेन वर्ब बन के आई है। एंडेवर का मतलब होता है ट्राई, एडवेंचर, अटेम्प्ट, किसी काम को करने की कोशिश। इट की वर्ब है ओपन्स, और इस इट की वर्ब है कैन ओनली राइज। गेज का मतलब निगाह, स्क्रूटनी, है ना, ऑब्जर्वेशन, किसी की जांच का दायरा। चलिए, थोड़ा सा नई थीम का आर्टिकल था, आपके दिमाग पे जोर डालेगा पढ़ने में, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ईजी बन गया होगा। फटाफट से काम करते हैं। आज का क्विज़ मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको इजी लगे, है ना। थोड़ा आपने दिमाग बहुत खपा दिया होगा आर्टिकल में, क्विज़ मैं करवा देता हूँ। जैसे पहले आप खुद से ट्राई दे लो, और 5 में से फिर मुझे बताना कितने मार्क्स आपको मिले, मेरे हिसाब से कितने आपके सही बैठे। द अरब स्प्रिंग हैज़ इम्पैक्टेड ऑन, इम्पैक्टेड, इम्पैक्ट ऑन या इम्पैक्ट सेवरल फ्रंटियर स्लेटेड सैल्वेज या इंडिजिनियस ट्राइब्स ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। कह रहा है अरब स्प्रिंग ने इम्पैक्ट किया है, असर डाला है बहुत सारी
इन चारों में से एक टाइप की ट्राइब्स पे, जनजातियों पे अरेबियन पेनिनसुला की, इतना ही पढ़ते हैं। अब ये मुझे बताओ, हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर हैज़ के बाद में एक नाउन आएगा। नाउन आएगा तो नाउन के आगे इम्पैक्ट नाम का नाउन रखोगे तो उसके आगे अ इम्पैक्ट या एन इम्पैक्ट रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। हैज़ के बाद में या तो V3 आएगी, इम्पैक्टेड आएगा, ये आ सकता है, या इम्पैक्टेड ये आएगा, ये आ सकता है, या फिर नाउन आएगा। लेकिन नाउन आएगा तो नाउन अपने बाद पहले सिंगुलर नाउन है तो अपने पहले ए या एन को लेगा, तो इम्पैक्ट नहीं आ सकता। अगर इम्पैक्ट आता ना तो एन इम्पैक्ट आता, एन लगा नहीं हुआ तो इम्पैक्ट और इम्पैक्ट ऑन COD आपका आंसर नहीं है। अब इसके बाद आपको पता लग गया सिर्फ वर्ब ही आएगी, आर्टिकल तो कोई दिया ही नहीं हुआ, तो वर्ब आएगी इम्पैक्टेड। लेकिन इम्पैक्ट एक ऐसी वर्ब है, आपको मैं दिखा देता हूँ, इम्पैक्ट यहीं के रखा होगा। इम्पैक्ट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेती, है ना। नाउन अपने बाद में लेता है, वर्ब अपने बाद में नहीं लेती है, तो इस केस में मेरा आंसर हो गया बी, सिंपल है। तो इस द अरब स्प्रिंग हैज़ इम्पैक्टेड ऑन नहीं, अगर इम्पैक्ट नाउन लगता तब ऑन लग जाता, लेकिन इम्पैक्ट नाउन के लिए एन लगा होना चाहिए इससे पहले, जो लगा नहीं हुआ, तो सी आपका आंसर बन नहीं रहा, तो यहाँ पे बी आपका आंसर बन गया। अब देखो ये ट्राइब्स कैसी हैं, ये ट्राइब्स हैं फ्रंटियर, स्लेटेड, सैल्वेज या इंडिजीनियस। सैल्वेज का मतलब होता है बचाना, स्लेटेड मतलब शेड्यूल्ड, फ्रंटियर मतलब दायरा, इंडिजीनियस मतलब लोकल। तो इसने इम्पैक्ट किया बहुत सारी लोकल ट्राइब्स पे अरेबियन पेनिनसुला की, अरेबियन जो है इस पूरी की पूरी जो है छोटे महाद्वीप की, ऐसा समझ लो, है ना। आगे बढ़ो, कह रहा विच सब्सिक्वेंटली वेलोकेटेड टू नियर बाई अफ्रीकन कंट्रीज। ये वो ट्राइब्स हैं जो बाद में जाकर के रिलोकेट हो गई और जगह बस गई, और कहाँ पे, आसपास की अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अच्छा क्यों बसी, कह रहा है क्योंकि एज देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस वर क्वाइट सिमिलर टू, उनके कल्चर और ट्रेडिशन जो है बिल्कुल एक जैसे थे, और किससे, दीज ट्राइब्स, दोज ट्राइब्स, दैट ऑफ दीज ट्राइब्स और दोज ऑफ दीज ट्राइब्स। अब देखो आपको कंपेयर करना है कल्चर और ट्रेडिशन को दूसरी ट्राइब के कल्चर और ट्रेडिशन के साथ, समझ गए ना। सिमिलर दूसरी ट्राइब से नहीं थे वो, दीज ट्राइब से नहीं थे, इन ट्राइब्स के कल्चर और ट्रेडिशन के साथ में सिमिलर था इनका कल्चर और ट्रेडिशन। तो यहाँ पे कल्चर और ट्रेडिशंस दूसरी बार लगेगा, लेकिन आप उसकी जगह लगाओगे दैट या दोज को। अब यहाँ पे दैट तो आ नहीं सकता, प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए मैं यू लगाऊंगा यहाँ पे दोज ऑफ दीज ट्राइब्स, समझ गए ना। देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस वर क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ दीज ट्राइब्स। अब देखो ये कहने वाला कौन था, रिसर्च पेपर था, ये पूरी बात जो है रिसर्च पेपर ने छापी है। स्ट्रेस्ड द रिसर्च पेपर, स्ट्रेस भी एक ऐसी वर्ब है जो अगर वर्ब फॉर्म में होगी तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगी, नाउन फॉर्म में स्ट्रेस अपने बाद ऑन लेता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब है अपने पास, है ना। स्ट्रेस्ड ऑन नहीं, नो प्रीपोजिशन द रिसर्च पेपर, स्ट्रेस द रिसर्च पेपर, समझ गए। चलो तो यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है समथिंग टेकिंग प्लेस एज अ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग एल्स, इसका आंसर आपको आना चाहिए। देखो पूरा आर्टिकल पढ़ा है तो डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, 5वें क्वेश्चन का आंसर अपना भी देख लेना और मुझे अब बताना 5 में से कितने मार्क्स आपको मिले। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, क्या इसरो जैसी महान संस्था को पब्लिक की लाइमलाइट से बचने का काम शोभा देता है या नहीं देता है, जरूर से बताना। मैं भी लिखूंगा, मेरा वाला भी पढ़ना फर्स्ट कमेंट से और अपना वाला भी पोस्ट करना कमेंट्स में। मुलाकात होगी कल, कुछ खास लाएंगे कल, कुछ बड़ा करेंगे, है ना, कल शाम में। अंटिल देन साइनिंग आउट।